Good morning, students. अच्छा, since I am new to all of you, because फाउंडेशन आप लोगों ने बाकी टीचर से पढ़ा और मेरे से नहीं पढ़ा, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सो डैट, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए लेक्चर लेंगे आपका. तो स्टार्टिंग विद मी, माय नेम इज़ स्पर्श गोयल और मैंने 2022 में अपना CA एग्ज़ाम क्लियर किया था. उसके बाद से आई एम वर्किंग विद बिग फोर्स. पहले मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में था, PwC ग्लोबल, बिकॉज बिग फोर्स में एक इंडिया प्रैक्टिस होता है, ग्लोबल प्रैक्टिस होता है, तो मैं ग्लोबल प्रैक्टिस में हूँ. बेसिकली मैं US के क्लाइंट्स का ऑडिट करता हूँ और अब मैंने रिसेंटली नवंबर में KPMG में स्विच किया है. ओके, ओके. तो स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ यू, बस आप अपना नाम और अपना स्कूल बता दीजिए, ठीक है. स्टार्टिंग विद यू, व्हाट्स योर नेम? भव्य अग्रवाल. ओके ओके, सहारनपुर. नाइस. ओके, अक्षता सोनी. ओके ओके, या ओके. स्नेहा, आई नो यू, तो आप पहले लेक्चर्स में भी थे. आप? गौरव. ओके, फाइन. ओके ओके. तो आज स्ट्रेंथ पूरी है, फिर कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है? ऑलमोस्ट सब है, ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट सब्जेक्ट. ये आपके ग्रुप 2, जो आपका CA इंटर का ग्रुप 2 है, उसका पेपर नंबर 1 है, ठीक है. वैसे ये आपका ओवरऑल CA इंटर का पेपर 4 है, बट ग्रुप 2 का पेपर नंबर 1 है, राइट. अब इसका मार्किंग स्कीम किस टाइप से है? तो आपका ये भी 100 मार्क्स का कंप्लीट सब्जेक्ट है, जिसमें 30 मार्क्स का MCQ होगा और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है. ओके, तो MCQ तो आपके CA इंटर के हर पेपर में ही है 30 मार्क्स का, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इस MCQ में क्या होगा. देखिए, इस MCQ में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड मेन इसमें केस स्टडीज आती हैं. इंडिविजुअल MCQ हो सकता है 4 या 5 पूछ ले इंस्टीट्यूट, बट मेनली इसमें केस स्टडी होगी. एक केस स्टडी आपकी फॉर एग्जांपल 1 या 2 पेज का आपको पूरा केस बताया जाएगा, और फिर उससे आइडियली 5-5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स की केस स्टडी हो सकती है. इसमें थ्योरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकल इतना डिटेल्ड नहीं होगा. डिस्क्रिप्टिव में जैसे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसमें इतना डिटेल्ड नहीं होगा. 1 लाइनर आंसर्स होंगे जो आपको सिंपली आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो. अब बात आती है 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पे. तो इसमें भी आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आएगा. बट आपका मेजर पोर्शन प्रैक्टिकल कवर करेगा, ठीक है. अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अच्छा, अब ये तो 30 मार्क्स हो गए यहाँ पर. अब 70 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इसमें आपके 2 टाइप का सेक्शन है. एक आपको क्वेश्चन आता है कंपलसरी, जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही होता है. ये रहेगा आपका 14 मार्क्स का. 14 मार्क्स का आपका एक मैंडेटरी क्वेश्चन 1 कंपलसरी हो गया, आपको सॉल्व करना ही करना है. इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन और होंगे, उसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होंगे. बेसिकली क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक, ठीक है. ये भी कैसे होंगे? ये भी 14 मार्क्स ईच होगा. तो ये हो गया 56 और ये हो गया 14, टोटल हो गया 70. ऐसे 70 मार्क्स ये कंपाइल बनाएगा, ठीक है. अभी तक ये समझ में आया. अब मेरे पास ना जनवरी 25 का पेपर है, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है.
तो मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो 14 मार्क्स का तो ये है, बट इंटरनली इसमें ए पार्ट है 5 मार्क्स का, फिर बी पार्ट है ये भी 5 मार्क्स का, और सी पार्ट है ये 4 मार्क्स का। तो ऐसे ही 14 मार्क्स का बना। तो इसका मतलब ये है, आप ये मत सोचिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 14 का है तो 14 का एक ही क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं पूछता इंस्टीट्यूट सब पार्ट्स रखता है। बिकॉज कॉस्टिंग का जो पेपर है आपके उसमें टोटल 15 चैप्टर है। ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 1 तो आपका प्योरली थ्योरी है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर भी है कॉस्टिंग का, और जो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 15 तक है। ठीक है, ये आपके मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, इसमें से कुछ थ्योरी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इंस्टीट्यूट पता है क्या ट्राई करता है, इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन लिया जाए। अभी जब आपको आपका अपना मॉड्यूल क्वेश्चन बैंक मिलेगा तो उसमें मैंने फर्स्ट पेज में इंडेक्स में ना ये भी दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर का मिनिमम मार्क्स कितना आता है एग्जाम में और मैक्सिमम कितना आता है। तो इंस्टीट्यूट ट्राई करता है कि वो अपने सारे चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे, इसीलिए ही वो क्वेश्चन में सब पार्ट बनाता है। अगर वो एक ही बना देगा तो क्या होगा, अगर इसमें एक ही पार्ट होता तो एक ही चैप्टर कवर हो पाता, क्योंकि एक ही चैप्टर से पूरा क्वेश्चन आ जाता। बट वो सब पार्ट्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो सारे चैप्टर कवर कर पाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे था। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक का है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको ना अपना पेपर स्कीम ज़रूर पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जाम में पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसकी आपको नॉलेज फर्स्ट डे से होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 जो है इसका ए पार्ट है, ये 5 मार्क्स का, बी पार्ट भी 5 मार्क्स का, और अगेन इसका सी पार्ट 4 मार्क्स का। बट ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो, कुछ कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ए पार्ट 8 मार्क्स का, बी पार्ट 6 मार्क्स का, हो गया ना 14। इस तरीके से भी कर सकता है। 8 मार्क्स का जेन्युइन लाइक आई थिंक आपके बुक में 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपके मेन लेंथी चैप्टर्स हैं। अदरवाइज ज़्यादातर इंस्टीट्यूट को ट्राई करता है कि वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, बट 8 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको ना इस वाली स्लाइड में लिखवाया था कि इन चैप्टर्स में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों होती है, और यहाँ पर सब पार्ट्स होते हैं 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स। तो इंस्टीट्यूट थ्योरी कैसे पूछेगा, तो 2 तरीके हैं। एक तो इंस्टीट्यूट, अब जैसे अगर मैं जनवरी का पेपर का बात करूं तो जनवरी पेपर में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जैसे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है, ये पेपर आप इंस्टीट्यूट की बॉस नॉलेज पोर्टल की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इनका ए पार्ट तो प्रैक्टिकल दे दिया 5 मार्क्स का, ठीक है, एंड बी पार्ट जो है, बी और सी पार्ट थ्योरी दे दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कंपल्सरी होता है, बट आपको क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 के बीच में एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो किसी अटेम्प्ट में इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने दोनों में थ्योरी दे दी, किसी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्या करता है कि खाली क्वेश्चन 6 को थ्योरी दे देता है। जब हम लोग सी इंटर में थे अपने टाइम पर, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन थ्योरी हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमेशा मोर स्कोरिंग होते हैं, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं। बट अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसे कर दिया कि क्वेश्चन 5 में भी पूछ लिया, क्वेश्चन 6 में भी पूछ लिया, फिर तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इसलिए कॉस्टिंग के पेपर में थोड़ी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आप उसको इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, थ्योरी अवॉइड की जा सकती थी, बट अब थ्योरी ना अवॉइड नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मैं आपको रफली एक आइडिया दूं, 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के आसपास ना आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर्स में प्रैक्टिकल चैप्टर जब पढ़ेंगे उसी में थ्योरी भी कवर कर लेंगे। थ्योरी को अलग से नहीं छोड़ेंगे कि थ्योरी का लेक्चर एक अलग से ले रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हैंड टू हैंड ही कवर कर लेंगे। अभी तक बताइए कोई क्वेश्चन हो किसी का, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके कोर्स में 15 चैप्टर, ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है और उसी अकॉर्डिंग हमने अपना मॉड्यूल भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक मॉड्यूल 1 किया है और एक मॉड्यूल 2 किया है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 मेरे पास दोनों मॉड्यूल्स हैं अभी। तो मॉड्यूल 1 में हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक है, और मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर 15 तक है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। चैप्टर 1 इसमें मैंने आपको बताया था थ्योरी है, बाकी आपके चैप्टर सारे प्रैक्टिकल्स हैं, राइट। अब आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगी, देखिए, एक तो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्क्राइब किया। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ये प्रॉपर आपके क्वेश्चन बैंक्स होंगे। इसके बाद एक आपको एमसीक्यू की बुक भी मिलेगी, इसमें आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, प्लस एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा जाता है वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड, मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो आपको एग्जाम में रिवीजन के लिए यूज होंगे। रेगुलर टाइम पे मत पढ़ना है ना, ये सिर्फ एग्जाम में रिवीजन के लिए यूज होता है, बिकॉज ये शॉर्ट होता है। उसके अलावा जब भी पढ़ोगे, फोर्थ चीज़ है, क्लास में मैं जो भी आपको नोट्स प्लस क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, देखिए मैं ट्राई करूंगा कि आपको अपने मॉड्यूल के 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज कॉस्टिंग में मेन फोकस आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज जब आप कोई भी प्रैक्टिकल पेपर परफॉर्म करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो अगर आपके हाथ से क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हुए नहीं है तो आप एग्जाम में कभी भी उसको प्रॉपर सही नहीं कर पाओगे। जो स्टूडेंट सिर्फ देख के रिवाइज करता है ना, देख के रिवाइज करना का मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन में आंसर नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंसर देखा, ठीक है ऐसे होगा, आपने खुद से सॉल्व नहीं करा, तो गारंटेड है आप एग्जाम में वो क्वेश्चन कभी भी पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये मेरी पूरे सीए जर्नी का एक लेसन है कि कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अपने हैंड से, तभी वो एग्जाम में जाके प्रॉपर सॉल्व होंगे, अदरवाइज कोई ना कोई पॉइंट छूट जाता है और उसी से आपके फिर फुल मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखेंगे, इसलिए मैं क्लासेस में 80 से 90% आपके मॉड्यूल के, जो मैं आपका मॉड्यूल दूंगा उसके कवर करूंगा क्वेश्चंस, रिमेनिंग होंगे वो आप होमवर्क करोगे, प्लस उसमें कोई भी क्वेरीज आएंगी तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हमारे टोटली ICAI ओरिएंटेड होते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछता है। इसमें आपके जो स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चन प्लस जितने भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है वो, प्लस आपकी मॉक टेस्ट पेपर, प्लस आपकी RTP, ये सब कवर्ड होगा, बिकॉज इन 4 सोर्स के अलावा इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछता। वो सिर्फ क्या करता है, पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन उठा लिया और उसकी फिगर्स चेंज कर दी, बस वो इतना कर देता है, ठीक है। और अगर आपका लक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ तो इंस्टीट्यूट किसी टाइम में ऐसा करता है, वो कुछ 1-2 क्वेश्चन नए ले आता है। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा इनसे ही आएगा, वो 1-2 क्वेश्चन किसी अटेम्प्ट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन एवरी अटेम्प्ट, ये चीज़ होती है
किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, जो 2 या 3 साल में एक बार ऐसा हो जाता, तब भी वो, अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर है तब भी वो 10 या 15 नंबर से ज़्यादा का नया नहीं पूछ सकता। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही नया बना देगा, सिर्फ वो 10 से 15 मार्क्स का आपका पेपर का जो क्वेश्चन है वो नया डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जिससे नया क्वेश्चन है अगर हम इसे पूरा सॉल्व नहीं कर पाए, एटलीस्ट इतना कर पाए कि हमें स्टेप मार्किंग मिले। देखो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग देता है, सीए इंटर में भी देता है, सीए फाइनल में भी देता है। जैसे आपके क्वेश्चंस का अगर ऊपर से लेके नीचे तक स्टेप है, फॉर एग्जांपल 5 स्टेप है, आपने स्टार्टिंग के 3 स्टेप सही कर दिए, लास्ट के 2 गलत हो गए, तो आपको 3 स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी 85 का पेपर तो आपका रिपीटेड ही आएगा, तो ये आपके हाथ में है, ये आपको पूरा अटेम्प्ट अच्छे से करना ही है। और वो भी ये तब हो, मैंने बोला है जो 2 या 3 साल में एक अटेम्प्ट कभी कभार ऐसा आ जाता है तब होता है, अदरवाइज ये रेगुलर अटेम्प्ट्स में नहीं होता। आपके रेगुलर अटेम्प्ट्स हमेशा पास्ट या फिर इंस्टीट्यूट बुक्स ओरिएंटेड ही होते हैं, राइट। एमसीक्यूज हमेशा स्कोरिंग होते ही हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते, जल्दी होता है। क्लासेस में मैं एमसीक्यूज भी, आपको केस स्टडीज भी करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि केस स्टडीज सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब बताइए अभी तक इसमें कुछ क्वेश्चन, फिर इसके बाद ना हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे आज, मटेरियल कॉस्टिंग अपना। अभी तक इसमें कोई डाउट किसी को नहीं? ऑल क्लियर? ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले एक बार कॉस्ट का मतलब समझते हैं। आप लोग किसी को भी कॉस्ट के बारे में कुछ पता हो तो बताइए अपने माइंड से, कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा हो कि कॉस्ट होता क्या है। वैल्यू, ठीक है, और जो हमारे सारे खर्चे मिलाते हैं उसमें अपनी मार्जिन मिलाने के बाद जो प्राइस आता है वो पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है। आपने जो वर्ड बोला ना खर्चा, वही मेन वर्ड है, गुड। तो कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, खर्चे को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है किसी भी चीज को बनाने में, वो उसकी कॉस्ट होती है। आपने जो बोला ना मार्जिन, मार्जिन ऐड करने के बाद तो सेलिंग प्राइस बनता है। मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेंडिचर में जब हम मार्जिन ऐड कर देते हैं तो वो प्रॉफिट वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका हमेशा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा। सेलिंग प्राइस तो बहुत ही किसी चैप्टर में, और वो भी किसी लिमिटेड क्वेश्चन में कैलकुलेट कराई है, अदरवाइज हमारा हमेशा फोकस एक्सपेंडिचर पे रहता है। और कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। हिंदी में बोलते हैं कई बार लागत, कि हमने किसी भी चीज़ को बनाने में जितना भी हमारा खर्चा है, जितना भी हमारा पैसा लगा है, वो उसकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा मेन फोकस कॉस्ट पे ही होता है, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं इनमें कॉस्ट डिटरमाइन करना ईजी नहीं होता कि कोई भी जाके कॉस्ट डिटरमाइन कर देगा आसानी से। बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, बहुत आपका एनालिटिकल माइंड लगता है। वो क्यों लगता है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एक पेन बना रहे, मैं इसी की बात कर लेता हूँ, इसे स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टाइलस को बनाने में क्या क्या लग रहा है? एक तो इसमें ना मैग्नेट होती है आगे टिप पे, क्योंकि इसी मैग्नेट से ये जिस पे हम चला पा रहे हैं, ठीक है, एक तो इसमें मैग्नेट यूज होगी, फिर इसकी बॉडी यूज होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जितना भी मटेरियल लग रहा है, अब ये तो एक पेन का लग रहा है, बट जब हमें पूरी कंपनी की कॉस्ट शीट दिखानी, हाँ देखो कॉस्ट में क्या होता है, जैसे हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट होती है ना, कॉस्ट में कॉस्ट शीट होती है। ये कॉस्ट शीट हमारी पूरी कॉस्ट डिस्क्राइब करती है। तो कॉस्ट में ना कॉस्ट शीट होती है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लेंगे, बट हमारी फैक्ट्री ने फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट बनाया, तो ये कॉस्ट शीट एक प्रोडक्ट की नहीं होगी, कॉस्ट शीट पूरी फर्म की होगी जिसमें सारे पेन बने। तो कॉस्ट में हमने एक प्रोडक्ट की तो निकाल ली, बट हमें सबके निकालने में बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। जैसे मटेरियल कॉस्ट तो चलो आपने कर ही ली। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? जो सामान इसमें लगा, ठीक है। फिर आपको पता है
किसी भी फैक्ट्री हो या फिर कोई भी कंपनी हो, उसमें वर्कफोर्स भी होती है, जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर। कॉस्ट में उन्हें लेबर बोलते हैं, अकाउंटिंग में उन्हें एम्प्लॉय बोलते हैं, कॉस्ट में उन्हें लेबर बोलते हैं। हमें उन्हें भी पैसे देने हैं क्योंकि वो भी इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है ये पार्ट्स में बना और लेबर ने इसे असेंबल किया हो, असेंबल मतलब इसे एक प्रोडक्ट बना, उनका भी पैसा देना पड़ेगा। मटेरियल का तो पैसा वो हो गया जो इसमें सामान लगा, लेबर का वो पैसा हो गया जिसने इस मटेरियल को इस पोजीशन में लाया, ठीक है। प्लस एक टर्म आती है ओवरहेड। ओवरहेड होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अब ये सब काम एक फैक्ट्री में हो रहा था, उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस फैक्ट्री में अगर कोई मशीन लगा रखी है उस मशीन के रनिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कुछ मशीनें डीजल या पेट्रोल से चलती हैं, वो खर्चा। अगर आपकी फैक्ट्री आपने रेंट पे ले रखी है तो उसका क्या, रेंट, ये खर्चा भी तो जाएगा क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह से ही वो फैक्ट्री बनी है। तो उस फैक्ट्री में जितने भी खर्च होंगे वो सब ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में ये सब आता है। तो हम ना चैप्टर वाइज चैप्टर हर कॉस्ट को समझेंगे, क्योंकि एक आपका चैप्टर मटेरियल कॉस्ट है, फिर आपका एक लेबर कॉस्ट है, इसे एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं आपके बुक में, फिर एक ओवरहेड है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी कॉस्ट समझेंगे और फिर हम एक कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करेंगे जो इन सबका कॉम्बिनेशन होती है। अंडरस्टूड? यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट? देखो, डाउट डिस्कस आप रियल टाइम बेसिस पे ही करना। अगर आप डाउट बाद में डिस्कस करोगे तो गैप आ जाता है, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम कोई आपको कुछ समझा रहा है उस टाइम आपको जो डाउट होता है वो बहुत ही इफेक्टिव डाउट होता है, ठीक है। बाद में कई बार क्या होता है कि आप भी भूल जाते हो कि क्या पढ़ाया था। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है ना तो हेजिटेट मत करना, रियल टाइम बेसिस पर डिस्कस कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है। अब यहाँ से जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसे आप नोट करना स्टार्ट करना। जो अगर आप प्रॉपर रजिस्टर नहीं लाए हैं तो किसी पेपर पर नोट कर लेना, ठीक है। तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं आपकी कॉस्ट का, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट। अभी मॉड्यूल्स तो नहीं मिले होंगे ना? ठीक है, तो मैं बोल दूंगा रोज को ना, बिकॉज मेनली कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। ठीक है, देखिए मटेरियल कॉस्ट अब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं उसका एक माइंड मैप बनवा दूंगा। माइंड मैप का मतलब होता है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। वो आपको एक तरीके से इंडेक्स हो गया उस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में मेनली हमारे 3 टॉपिक्स हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है कि मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कैसे बांट रहे हैं हम, ठीक है। एलोकेशन मतलब बांटना। सेकंड है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। सेकंड टॉपिक का मतलब पता है क्या है? मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स। अब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ किसी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाया जाता, उसको कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। बिकॉज आप एक बार बताइए, अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप हमेशा, हो सकता है कभी भी प्रॉफिट इनकर ही ना कर पाए। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे पेन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। मैं इस पेन की बात नहीं करता, एक नॉर्मल पेन की बात करता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हम किसी 5 रुपीज़ के एक पेन की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट में ना 5 रुपीज़ के पेन बहुत सारे आते हैं, तो अगर आपको मार्केट में अपना शेयर बनाना है तो आपको भी कोई एक 5 रुपीज़ का पेन निकालना होगा। हो सकता है आप 50 रुपये का पेन निकालते हो अपनी पहले आपने बहुत सारे पेन बनाए, कोई 50 का हो, कोई 100 का हो, कोई 70 का हो, कोई 200 का हो, बट जितने लोअर कॉस्ट होती है पेन्स की उतनी ज़्यादा मार्केट में सोल्ड होते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। हायर कॉस्ट वाले पेन कभी भी इतने ज़्यादा सोल्ड नहीं होते। तो क्या हुआ, एक ABC कंपनी थी, उसने 5 रुपीज़ का पेन बनाने का डिसाइड किया कि अब हम एक 5 रुपीज़ का पेन बनाएंगे मार्केट में, क्योंकि हमारे जो हायर सेलिंग प्राइस वाले पेन्स थे वो इतने ज़्यादा बिकते नहीं थे। अब सेलिंग प्राइस ना पहले से ही पता है इस केस में कि 5 से ज़्यादा को तो बेच ही नहीं सकते, समझ रहे। तो क्या करेंगे, अब ये लोग पहले 100 के पेन बनाते थे, 200 के पेन बनाते, तो इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा इंकर होती होगी। अब इन्हें सिर्फ ऐसा पेन बनाना जो 5 में बेच पाएँ, तो इन्हें अपने उस पेन की कॉस्ट इस तरीके से रिड्यूस करनी पड़ेगी कि इन्हें प्रॉफिट भी हो जाए और वो पेन सही बन पाए मार्केट के स्टैंडर्ड के साथ। तो उन सब चीज़ों के लिए अपनी कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स का मतलब है जिससे ये अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट लेस से लेस रख पाए, मतलब कम से कम रख पाए। तो ये वाला जो टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एंड इट्स टेक्निक्स, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ये आपके एग्जाम का जो इस चैप्टर है, जो मटेरियल कॉस्ट चैप्टर, उसका सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसका सबसे पहला टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, 2 नाम है इसके। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, स्टॉक को, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री लेवल्स, फिर आता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे EOQ से भी डिनोट किया जाता है। फिर आता है आपका स्टोर लेजर, और एक आता है आपका ABC एनालिसिस। अगर मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करूं तो आपके सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 टॉपिक हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप ये सब भी नोट कर सकते हो, बिकॉज आपको ज़्यादातर अगर मटेरियल कॉस्ट से कोई क्वेश्चन मिला तो इन 2 टॉपिक से ज़्यादा मिलता है, इन्वेंट्री लेवल्स और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। क्योंकि स्टोर लेजर का मैं रीज़न बताता हूँ, स्टोर लेजर क्यों नहीं पूछा जाता। स्टोर लेजर और ABC एनालिसिस, इसका क्वेश्चन ना लेंथी होता है बड़ा, और इंस्टीट्यूट ज़्यादातर मटेरियल कॉस्ट से ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो 5 मार्क्स के लिए ये 2 टॉपिक ना रेलेवेंट नहीं है। ये जब आ सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसका लेंथी होता है, टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। करेंगे हम सब, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन भी बनाता है, उसमें ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है। हो सकता है खाली ये भी आ जाए, या हो सकता है खाली ये भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये 5 टॉपिक ना प्रैक्टिकल्स हैं, ये 5 टॉपिक प्रैक्टिकल है प्रॉपर, इसमें से थ्योरी नहीं आती। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स में 2-3 टॉपिक और हैं थ्योरी के,
ये सिर्फ आप नोट करके रखिए अभी। एक होता है जस्ट इन टाइम, इसे JIT बोलते हैं। 2 bin सिस्टम, ठीक है। थर्ड होता है मिनिमम मैक्सिमम प्लान। अच्छा, CA फाउंडेशन से CA इंटर में हूँ, कैसा फील हो रहा है? कोई नहीं बोला, अच्छा नहीं लग रहा क्या? अभी तक जितना पढ़ा है कैसा लग रहा है? वैसे लेंथी लग रहा है? नहीं, थोड़ा लग रहा होगा, बट ये ना स्टार्टिंग में ही लगता है, बिकॉज इंसान का माइंड ना हमेशा प्रोग्रेसिव मोड पे होता है। जब आप जिस दिन CA फाइनल में होगा आपको लगेगा CA इंटर कितना ईजी था, ठीक है। अभी इंटर में हो तो फाउंडेशन ईजी लगता है, बट आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो सब कुछ ईजी होता है। और एक चीज़ आपको याद है, जब सौरभ सर ने भी बोली थी, जब आप लोगों का फेलिसिटेशन हुआ था, कि कंसिस्टेंसी ज़रूर रखना कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि क्या होता है CA में ना, बस एक यही पॉइंट होता है कि स्टूडेंट ना कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं रख पाते, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, लेंदी हो जाता है। बट ट्राई करना कंसिस्टेंसी रखना। मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, मैं नहीं बोलूँगा आप इसे रोज़ पढ़ना, क्लासेस अच्छे से लेना, उसके बाद क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप कॉस्ट पढ़ रहे हो, आप लॉ भी पढ़ रहे हो, आपका अकाउंट्स भी आई थिंक स्टार्ट हो गया है ना, टैक्स भी स्टार्ट हो गया है। बट ट्राई करना कि एक वीक में 2 बार या 3 बार इसको एक जितना पढ़ लिया उतना देख लिया, क्वेश्चन एक बार हैंड से निकाल लिए। ये क्वेश्चन जो मैं हैंड से निकालने वाली बात बोल रहा हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये खाली इसके लिए नहीं है, आपको टैक्स में भी करना है ये चीज़, ठीक है, और अकाउंट्स में भी करना। कभी भी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, सिर्फ उसे पढ़ना नहीं है जहाँ प्रैक्टिकल चैप्टर है। वैसे तो थ्योरी में भी लिखना होता है, बट फिर भी थ्योरी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट प्रैक्टिकल में आप लोग ट्राई करना लिखना ज़रूर। चाहे आप शॉर्ट में उसे सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेट बना के प्रॉपर सॉल्व करो, शॉर्ट में सॉल्व कर लो, बट रेगुलरली करना ज़रूर। आप सबका आई थिंक जैन अटैम्प्ट है, आपका सितंबर है। स्नेहा नाम है ना? हाँ। तो अभी तक वैसे कॉस्ट कितना कर लिया प्रीवियस वाले लेक्चर से? कुछ किया है? नहीं किया? अभी थोड़ा बहुत किया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, तो थ्योरी हो गया, जस्ट इन टाइम, 2 bin सिस्टम। ये एग्जाम में कुछ ज़्यादा आते नहीं, बट मैं आपको बस एक जस्ट आइडिया दे दूंगा कि क्या होता है। मेन आप इस पर फोकस रखना, ठीक है। ये सबका नोट हो गया ना इतना? अच्छा, थर्ड है हमारा मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस का मतलब क्या होता है? जब हमारी वेस्टेज होती है, कोई हमारा स्क्रैप हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है प्रोडक्ट, डिफेक्टिव हो जाता है, और ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, आउटडेटेड। तो मटेरियल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस टॉपिक का मतलब ये है। ये मटेरियल लॉस इन 5 वजह से तो होता है, बट मटेरियल लॉस का एक ट्रीटमेंट भी होता है, क्या करता है, ठीक है। ये मेन 3 आपके चैप्टर के रोड मैप है, माइंड मैप, रोड मैप, कुछ भी बोल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है। इसका बट मैं आपको इन्हीं के साथ कवर करा दूंगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन।
आज इसी को करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर एक फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री में ना एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, बाहर से मटेरियल परचेज करता है, जैसे सप्लायर से मटेरियल परचेज करता है, मटेरियल परचेज। और हर फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है जो उस प्रोडक्ट से फिर आगे काम करता है। डिपार्टमेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है। ये तो हो गया स्टोर डिपार्टमेंट, ये सप्लायर हो गया और ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जब इस सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट में हमारे पास सामान आया तो आप अपने माइंड से बताइए कि क्या क्या कॉस्ट इंकर हो सकती है। एक तो जितने का इसने बेचा होगा इसे, फॉर एग्जाम्पल इसने इससे 1000 गुड्स मंगाए और वो एक गुड 100 रुपये का था, तो 10,000 तो उसके वो हो गए। और क्या होगा, अगर ये किसी टेम्पो में ट्रक में आया होगा तो इसका फ्रेट लगा होगा, ठीक है। रोड से आते हैं तो आपको पता है ट्रक वगैरह पे टोल टैक्स भी देना पड़ता है। अब इतना सारा सामान था, जब स्टोर डिपार्टमेंट में उतरा के तो लोडिंग अनलोडिंग के पैसे भी जाएंगे, ठीक है। तो जो मटेरियल कॉस्ट होती है एक जनरल सेंस में, इन सब का टोटल होती है, परचेज प्राइस प्लस जितना भी कॉस्ट उसको स्टोर डिपार्टमेंट तक लाने के लिए लगी है। क्योंकि हम मटेरियल कॉस्ट स्टोर डिपार्टमेंट लेवल पर निकालते हैं, ये मेन जगह है जहां पे मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है। क्योंकि जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे पहुंच जाती है ना, फिर तो वहां पर लेबर कॉस्ट भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर तो काम होगा। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट चैप्टर, मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कि स्टोर डिपार्टमेंट तक की कॉस्ट निकालनी, हमें इससे मतलब नहीं है। ये तो मैंने बस एक प्रोसेस बताया कि कैसे प्रोसेस होता है किसी एक फैक्ट्री में। हम मटेरियल कॉस्ट सिर्फ इस जगह पर निकालते हैं, और यहाँ पर क्या कंसिडर होती है, जितने का सामान था प्लस यहाँ तक लाने में जो जो इसका खर्चा हुआ, ठीक है। तो यही मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये भी आप बना लो, है ना, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो आपको ये सब चीज़ें यूज आती हैं। अभी तो सब समझ में आ रहा है, बट रिवीजन के टाइम में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मेट लिखवाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हो गया सबका, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट लिखिए कि मटेरियल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन किया। सबसे पहला मैंने आपको बताया परचेज प्राइस, ठीक है। अब इस परचेज प्राइस में भी आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसमें से लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट या फिर रिबेट,
जो कि आपको सप्लायर दे रहा है। आपने ये अकाउंटिंग में पढ़ा है अपने 12th से कि जितना भी आपको किसी भी चीज़ को खरीदने में प्राइस लगता था, अगर उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट देता आप हमेशा उसे लेस करते थे, ठीक है। तो परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट लेस होता है, ठीक है। फिर इसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं। आप लोग अभी जीएसटी पढ़ रहे हो, तो इसमें जीएसटी भी ऐड होता है, टैक्स, ठीक है, जीएसटी। बट उसकी एक कंडीशन है जो कॉस्ट में, अगर वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब है कि वो जीएसटी आपको देना ही देना पड़ेगा, वो आपको रिफंड नहीं होगा तो ही वो ऐड होगा। अगर ये रिफंडेबल है तो ये ऐड नहीं होगा। इसका लॉजिक बताया सर मैंने क्यों बोला रिफंडेबल होगा तो क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि देखो आपने टैक्स दिया 50, आपको 50 ही वापस मिल गया रिफंडेबल, तो फिर आप कॉस्ट में ऐड क्यों करोगे उसे। कॉस्ट में आप जब भी तो ऐड करोगे जब आपको उस टैक्स को बियर करना पड़ेगा। अब नॉन रिफंडेबल का मतलब है आपने 50 पे किया, आपको कुछ नहीं मिल रहा वापस, तभी तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर आपने 50 पे किया और 50 ही मिल गया तो नलिफाई हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आईटीसी वाला है। आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपने परचेज के टाइम पे दिया तो जब आप सेल करो तो आपको उसमें से लेस कर देते हो, वही होता है बेसिकली ये। क्योंकि ऐसे अलग से रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। कॉस्टिंग में आपको ये चीज़ बहुत ही सिंपल वे में दी जाएगी। आपको कोई टैक्स दे दिया होगा और ब्रैकेट में साफ साफ बता देंगे कि रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल। यहाँ पर आपको इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस कस्टम ड्यूटी भी होती है। कस्टम ड्यूटी कब होती है? हाँ, जब आप कंट्री से बाहर या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। इसमें भी सेम केस है, नॉन रिफंडेबल। अगर ये रिफंडेबल होगी तो ये ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट वही है, रिफंड हो जाएगी तो जितना हमने पे किया उतने हमें वापस मिल रहा है, तो हम फिर हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बने। देखो कॉस्ट का पार्ट किसी भी चीज़ को जब बनाना जब आपको उसको बियर करना पड़ रहा है, मतलब आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ रहा है। अगर कोई चीज़ आपने खर्च करी बट आपको उसके उतने ही पैसे मिल गए तो फिर वो आपके लिए कॉस्ट नहीं हुई, फिर आपको खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। ये होता है मेन परचेज प्राइस। ये तीन चीज़ें इसमें करनी होती हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट होगा उसे लेस करना है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसे ऐड करना है, तब आपका परचेज प्राइस बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद वही है जो मैंने बोला था, ऐड अदर कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट टू ब्रिंग प्रोडक्ट टू स्टोर। ठीक है, ये तो हो गया वो पैसा जो सामान के लिए लग रहा है, बट उसमें जितना भी खर्चा और हमारे एडिशनल जो उसको हमें स्टोर तक लाने के लिए लग रहा है हम वो भी ऐड करेंगे, तब हमारी मटेरियल कॉस्ट बनती है। पहला क्या बताया था मैंने इसमें? ठीक है, फ्रेट, और क्या बताया था? टोल, गुड, फिर लोडिंग अनलोडिंग। एक इसमें क्या होता है? ब्रोकरेज भी होता है। ब्रोकरेज का मीनिंग होता है, जैसे मैं आपको कस्टम का एग्जांपल होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ना डायरेक्ट नहीं कर सकते, किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, तो वो एजेंट कमीशन चार्ज करता है, तो ब्रोकरेज का मतलब होता है। इसको कॉमा में ब्रैकेट में लिख सकते हो, कमीशन। ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे हमारे स्टोर में, मैं स्टोर की बात करूँ, मैंने बताया ना कि हम स्टोर पे जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो होती है हमारी। अब हमारे स्टोर में 50 करोड़ का माल लगता है, हो सकता है हमारी फैक्ट्री बहुत बड़ी हो, तो ऐसे केसेस में आजकल बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपने स्टॉक का, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल आग लग गई या कुछ भी ऐसी नेचर की कोई मतलब सरकमस्टांस इंकर हो गया जिसकी वजह से वो स्टॉक खराब हो गया, ठीक है, आग लगना या फिर हो सकता है बाढ़ आ गई उसमें सारा खराब धुल गया,
तो ऐसे केस में बिजनेसमैन इंश्योरेंस करा के रखता है, लेकिन इंश्योरेंस अपने जेब से ही जा रहा है तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए इसे ऐड करता है, क्योंकि इससे हमारा स्टॉक कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, और एक लास्ट और है, इसके रिगार्डिंग अभी हम नीचे नोट भी बनाएंगे, नॉन रिटर्नेबल कंटेनर। इसका मीनिंग क्या होता है? ये ना हर गुड के केस में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन पेट्रोल रिफाइनरी है उसकी, और वो बाहर से क्रूड ऑयल मंगा रहा है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है जो रॉ तेल होता है जिसे हम बाद में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेसिंग करके। तो क्रूड ऑयल मंगाया, क्रूड ऑयल तो ऐसे आ नहीं सकता, कंटेनर्स में आएगा। तो जब वो बाहर से कंटेनर्स में मंगा रहा है, कई बार जो सप्लाई करता है वो कहता है कि ये कंटेनर भी आप ही रखना, ये कंटेनर वापस नहीं होंगे, लेकिन वो उन कंटेनर की कुछ कॉस्ट भी इंकर करता है, चार्ज करता है उनसे। तो ऐसी कॉस्ट भी हम अपनी मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, बिकॉज उससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है। देखो कॉस्ट में ना आप खर्चे के बारे में सोचोगे तो हमेशा आपका डिसीजन सही आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं बेसिकली एक्सपेंडिचर। तो नॉन रिटर्नेबल का मतलब क्या है? जो कंटेनर वापस नहीं होंगे तो उसकी हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो हम ऐड कर देंगे। मैंने नॉन रिटर्नेबल इसलिए लिखा, अगर रिटर्नेबल हुआ फिर रिटर्नेबल में तो हम वापस कर देंगे, वहाँ पर उसकी कॉस्ट फिर हमें बियर नहीं करनी पड़ेगी। बट आपको क्वेश्चन में ना ये और ये जैसे नॉन रिफंडेबल टैक्स, इसकी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दे दी है होगी, मतलब ठीक है, इसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं करना। तो ये सब जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? मटेरियल कॉस्ट। ऐसे हम मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2-3 नोट्स लिखिए। फर्स्ट नोट है फीस, पेनल्टी, फाइन या डेमोरेज चार्जेस। डेमोरेज चार्जेस का मैं मीनिंग बताता हूँ। डेमोरेज चार्जेस क्या होता है? ये आइडियली शिप के केसेस में होता है। जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं और शिप में सामान आता है तो क्या होता है, जब तक हम शिप से उसे अनलोड करते हैं तब तक ना कुछ टाइम के लिए शिप खड़ा रहता है पोर्ट पे। पोर्ट मतलब पानी में। तो इसका ना कुछ टाइम होता है फिक्स। जैसे कस्टम ड्यूटी में आई थिंक 2 दिन का टाइम होता है कस्टम डिपार्टमेंट में, कि 2 दिन तक आपका शिप खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी खड़ा रहा, आपने उसमें से अनलोडिंग नहीं की, तो डेमोरेज चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड। तो आपका माइंड में क्वेश्चन आया होगा, अगर ये मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? क्योंकि खर्चा तो हो रहा है। देखो पहली बात तो मैं इसलिए बता देता हूँ, ये मटेरियल कॉस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि फीस, पेनल्टी, फाइन, ये सारे ना लीगल टाइप के खर्चे होते हैं। ये डेमोरेज चार्जेस का ही आपका कोई मटेरियल से खर्चा नहीं, आपने एक नॉन कंप्लायंस किया कस्टम डिपार्टमेंट का, इसलिए आपके ऊपर एक खर्चा लग रहा है। ठीक है, नॉन कंप्लायंस मतलब आपने उनके रूल्स रेगुलेशंस नहीं मांगे। फाइन भी यही चीज़ होती है, पेनल्टी भी यही चीज़ होती है। तो ये सब कहाँ जाता है? ये ना डायरेक्ट कॉस्टिंग P&L में जाते हैं। कॉस्टिंग का भी एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक तो कॉस्ट शीट बनाते हैं, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये सब कहाँ जाते हैं? डेबिट, खर्चे डेबिट ही होते हैं, डेबिट टू कॉस्टिंग P&L। ठीक है, देखा जाए आप ना ऐसे लिंक करो, जैसे आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर P&L अकाउंट बनाते थे। ये समझ लो जो कॉस्ट शीट है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर एक P&L अकाउंट भी बनेगा। तो कॉस्ट शीट में सारी कॉस्ट निकालते थे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही आप लोग बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें लिखते थे, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फ्रेट वगैरह भी उसी में लिखते थे, कैरेज इनवर्ड लिखते थे, ये सब लिखते थे ना। तो कॉस्ट शीट वही है एक तरीके से, और फिर एक P&L अकाउंट बनता है। ठीक है, मेनली आपके कॉस्ट जो आपका सिलेबस है उसमें हम कॉस्ट शीट पे फोकस करेंगे, बट आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ कॉस्टिंग P&L में जाती है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। तो ये सब चीज़ें कॉस्टिंग P&L में जाती हैं। रीज़न बताओ इसका,
क्योंकि ये सब एक्सपेंडिचर तो है बट ये हमारे प्रोडक्ट कर से रिलेटेड नहीं है, ये हमने कुछ नॉन कंप्लायंस किया, किसी के रूल्स नहीं माने, उसका खर्चा है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही जो आपकी टैक्स की फीस जाती थी, कोई पेनल्टी होती थी, वो आप कभी भी ट्रेडिंग में नहीं लिखते थे, हमेशा P&L अकाउंट में लिखते हो। सेम वही है। सेकंड नोट है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी नोट्स में लिखोगे ना तो रिवीजन में इजी रहता है। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर अगर रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल मतलब वापस चला जाएगा, तो क्या होगा, ऐड करेंगे, नॉट ऐड करेंगे। मटेरियल कॉस्ट में से जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, गुड। तो नॉट ऐड इन मटेरियल कॉस्ट। रीजन, क्योंकि रिटर्न हो जाएंगे तो जो सप्लायर है वो हमसे इनके पैसे लेगा ही नहीं। सप्लायर इनके पैसे हमसे कब लेगा, जब ये हमारे पास ही रह जाएंगे तभी वो चार्ज करेगा। ठीक है, तो नॉन रिटर्नेबल ऐड। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो लिखे जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ सकता है। नॉन रिटर्नेबल तो है लेकिन इसमें ना पार्शली रिफंड का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्वेश्चन में सिंपल सा दे रखेंगे कि जैसे 2 कंटेनर थे, ठीक है, 2 कंटेनर थे 1000 रुपए के, और रिफंड सिर्फ 800 का ही मिल रहा है। रिटर्न करने के बाद भी, रिटर्न करने के बाद भी 800 का ही मिलेगा। मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट है इनसे, ठीक है, इन दोनों से अलग है। पार्शली रिफंड का कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि आपका जैसे पेट्रोल आया 2 कंटेनर में, आपने 1000 रुपये था, बट सप्लायर ने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आप रिटर्न करोगे तो आप 800 रुपये, आपको 800 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो थे तो वो 1000 के, रिफंड सिर्फ 800 होंगे, 200 रुपये तब भी हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ये कब होगा, रिटर्नेबल के केस में, क्योंकि नॉन रिटर्नेबल में तो पूरा पूरा हमारे पास रह गया। ये कॉन्सेप्ट रिटर्नेबल से रिलेटेड है। क्या हुआ, एक बार और समझ लो, 2 कंटेनर थे 1000 रुपये के, क्या क्या सप्लायर ने 1000 रुपये जोड़ के दे दिए और बिल बना दिया। सप्लायर ने हमें ऑप्शन दिया, अगर इन्हें वापस नहीं करोगे तो 1000 के 1000 चार्ज हो जाएंगे, अगर आप इन्हें वापस करोगे तो 800 रुपये ही रिफंड हो सकते हैं, 200 रुपये फिर भी आपको बियर करने पड़े। तो ऐसे केस में हम अपनी कॉस्ट में ना सिर्फ 200 जोड़ेंगे। और ये कब होगा, जहाँ रिटर्न करने के बाद भी 200 हमारी कॉस्ट बन रही है, क्योंकि जहाँ हमने रिटर्न नहीं करे वहाँ तो ये सारे 1000 के 1000 हमारे पास ऐड हो गए, क्योंकि वहाँ तो हमने उसके कंटेनर्स वापस ही नहीं करे, वहाँ तो 1000 के 1000 हमारे खर्चा हो गया। लेकिन जहाँ हमने वापस कर दिया, वहाँ पर सप्लायर ने पहले ही बोल दिया कि वापस करने के बाद भी ना मैं सिर्फ 800 रुपये लेस करूँगा। बिल में उसने 1000 रुपये लगा रखे तो उसने बोला मैं सिर्फ 800 लेस करूँ, तो 200 हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ये पार्शली रिफंड का कॉन्सेप्ट हुआ। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। मैंने इसलिए इसका नोट बनवाया था यहाँ पर। तो ये होगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, लास्ट इसका नोट है मटेरियल लॉस। ये यहाँ पर कवर हो रहा है और ये आपके माइंड में आपका थर्ड टॉपिक था, मैंने बताया था ना मटेरियल लॉस।
तो मटेरियल लॉस ना दो टाइप का होता है, एक तो होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ना आपको बहुत सारी जगह पर करना पड़ेगा कॉस्ट में। अब नॉर्मल कॉस्ट ऐसा होता है जो एक्सपेक्टेड होता है कंपनीज को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम क्रूड ऑयल ला रहे हैं, ठीक है, आपको पता है पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो क्या हुआ कि 1000 टन का पेट्रोल आया, बट रास्ते में आते आते ना उसमें से एक टन तो नहीं बोलूँगा, कुछ इवेपोरेट हो गया। तो ये ना एक एक्सपेक्टेड लॉस है जो हमेशा होता ही होता है। या मैं पेट्रोल का ना करूँ, फॉर एग्जांपल ग्लास इंडस्ट्री की बात करूँ, मतलब जो कांच की चीज़ें बनाते हैं, उसमें अगर 100 आइटम है उसमें से एक ना एक ब्रेकडाउन होता ही है हमेशा। तो ये ऐसे लॉस होते हैं जो नॉर्मल लॉस होते हैं। तो कंपनी को एक्सपेक्टेड होता है कि इतना ख़राब हो गए होगा, तो कंपनी इसमें क्या करती है, कंपनी इसको चार्ज करती है नॉर्मल प्रॉफिट में, चार्ज टू प्रॉफिट। इस लाइन का मैं अभी मतलब बताऊंगा कि चार्ज टू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। और एबनॉर्मल लॉस होता है जो कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे आग लग गई, ठीक है, या हो सकता है पेट्रोल का जो टैंक आ रहा था उसमें लीकेज हो गई, तो ये कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कभी भी कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती, तो ये सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। एबनॉर्मल लॉस के लिए तो ना एक बात याद रखो हमेशा, एबनॉर्मल लॉस हमेशा पीएनएल में जाता है, कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते। नॉर्मल लॉस होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें पता है कि इतना ख़राब हो गई होगा, तो चार्ज टू प्रॉफिट करता है। चार्ज टू प्रॉफिट का मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग समझो, ये कैसे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग पे फ़र्क डालता है। अब आप कॉस्ट पर यूनिट बताइए, मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना अगर आपको सिखाऊं, कॉस्ट पर यूनिट कैसे होती है, तो आपने यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट निकाली थी ये, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने मटेरियल कॉस्ट निकाली थी। अब जब आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट लिखोगे जो आपने ऊपर निकाली, और उसको डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर हमने ऊपर 1000 पेन की कॉस्ट निकाली थी और वो 50,000 आई, तो हम 1000 पेन से डिवाइड कर देंगे, कितने आ गए, 50 रुपये पर यूनिट। हो गई कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही कैलकुलेट होगी, टोटल कॉस्ट करोगे ऊपर और हमेशा उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे। अब नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट बताऊं क्या होता है, मैंने इसमें क्यों बोला है चार्ज टू प्रॉफिट। चार्ज टू प्रॉफिट करना था क्या, इससे रिड्यूस हो रहा है प्रॉफिट। अब देखो इसका रीज़न क्या है, देखो जब हमारा नॉर्मल लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट तो करी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी करा, इसमें से लेकिन लेस कर दी नॉर्मल लॉस यूनिट। ठीक है, नॉर्मल लॉस यूनिट क्या कर दी, इसमें से लेस। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, अब देखो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं एग्जांपल मान लूँ कि हमारा 5% का नॉर्मल लॉस होता है, एनटीटी ने ये मान रखा है कि मेरे जब 1000 पेन बनेंगे उसमें से 5% लॉस होता है। 5% मतलब 5 पेन खराब हो जाएंगे, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट तो 50,000 ही रही। नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल लॉस कितनी होगी 5, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 995 कितनी आ रही कॉस्ट बताओ,
ठीक है, 50.25। अब देखो ये चार्ज टू प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, पहले हमारी नॉर्मल लॉस नहीं होती तो 50 पर यूनिट आ रही थी, बट जैसे ही नॉर्मल लॉस हमारी कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब पता है क्या है, देखो नॉर्मल लॉस कंपनी हमेशा एक्सपेक्ट करती है, तो कंपनी को पता था 1000 पेन में से 5 पेन खराब होंगे, तो जब कंपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालेगी ना तो कंपनी उन 5 की कॉस्ट भी उन 995 पेन में ही चार्ज करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है कंपनी 1000 पेन से वसूलती, बट कंपनी को पता है कि 5 पेन खराब हो गए तो कंपनी उस कॉस्ट को 995 पेन से ही वसूलेगी, इसलिए क्या होगी, कॉस्ट बढ़ गई। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि ये ना आपके कॉस्टिंग में ड्यूरिंग द जर्नी आपके बहुत सारे चैप्टर में यूज हो सकता है। एक बार और समझो, नॉर्मल लॉस आपको पता है कि 5 पेन खराब होंगे होंगे, तो कंपनी को पता है ये 5 पेन खराब होंगे और इसकी वजह से मुझे नुकसान होगा, तो कंपनी क्या करेगी, उन 5 पेन की कॉस्ट भी ना बचे हुए पेन से ही चार्ज करने का ट्राई करेगी। तो इसलिए आप देखोगे कॉस्ट तो 50,000 ही रही, क्योंकि पैसा तो आपका खर्च 1000 पेन को बनाने में ही हो गया, उन 5 पेन को बनाने में भी तो खर्चा हो ही गया, वो एंड में ख़राब हो गया, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन खर्चा आपका पूरा उन 50,000 पेन को बनाने में होगा तो आपके 50,000 तो खर्च हो गए। लेकिन जब आपको कॉस्ट चार्ज करनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो आपने वो 5 इसलिए माइनस कर दी क्योंकि आप बचे हुए यूनिट्स में ही उन 5 का भी कॉस्ट बियर कर रहे हो। बेसिकली ये जो 0.25 कॉस्ट फालतू आई है उन 5 की वजह से आई है, लेकिन हमने 995 से डिवाइड किया क्योंकि अब हम उन 995 पेन से ही उन 5 की भी कॉस्ट वसूलना चाहेंगे, इसलिए हमारी कॉस्ट 50.25 है। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब 995 से करेंगे इनकी, तो 50,000 ही आएगी। बेसिकली हमारी खर्चा उतना ही था, लेकिन जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं तो हम बचे हुए यूनिट्स में ही एलोकेट करेंगे। चार्ज टू प्रॉफिट का मतलब है, देखो कॉस्ट बढ़ गई पर यूनिट की, यहाँ 50 आ रही थी, ये 50.25 आ रही है, कॉस्ट बढ़ गई ना। तो चार्ज टू प्रॉफिट का मतलब ये होती है कि चार्ज टू प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट में कॉस्ट निकालना, बेसिकली प्रॉफिट से कॉस्ट को लेस करना। तो क्या होता है, यहाँ पर 50 रुपीज़ लेस हो रहे थे, यहाँ 50.25 हो गया। देखा जाए यहाँ पर इस केस में प्रॉफिट कम आएगा अब, ठीक है, क्योंकि जो हम 1000 पेन को बेच के, देखो इसका रीज़न एक बार और समझो, यहाँ पर 1000 पेन थे, आपकी कॉस्ट 50 आई थी। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ कैसे होता है। ये 1000 पेन थे, ठीक है, और हमारी 50 पर यूनिट कॉस्ट आई है एक तरीके से। जैसे मान लो अगर हमारा सेलिंग प्राइस था ये 60, तो कितने पैसे मिलते, 60,000 मिलते। कॉस्ट कितनी थी, 1000 इंटू 50, 50,000, तो प्रॉफिट कितना होता, 10,000। अब नॉर्मल लॉस वाले केस में आओ, 995 ही बेच पाएंगे क्योंकि 500 खराब हो गए, इंटू 60 कितना आ रहा बताना, 59,700, ठीक है। अब कॉस्ट अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, क्योंकि मैंने कॉस्ट निकाली 50.25, ठीक है, इंटू 995 कितना आ रहा है, 50,000। तो यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया ना, इसलिए हम बोलते हैं चार्ज टू प्रॉफिट, क्योंकि इस नॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा। क्योंकि क्या हुआ, अब हम 5 बेच नहीं पाएंगे ना, वो 5 यूनिट अब हम बेच नहीं पाएंगे, वो 5 यूनिट कम बेचेंगी, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं नॉर्मल लॉस का लास्ट टाइम, क्योंकि ये आपका आगे के चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है, जो कंपनी को पता है होगा ही होगा। तो इसलिए जब कंपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालती है, वो हमेशा नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को टोटल यूनिट्स में से लेस कर देती है, क्योंकि वो कॉस्ट फिर सिर्फ रिमेनिंग कॉस्ट में ही एलोकेट करने का ट्राई करेगी। क्योंकि जो चीज़ उसे 1000 से मिलती है अब उसे 995 से मिलेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, जो चीज़ उसे 1000 से मिलती वो कंपनी को सिर्फ 995 से मिलेगी, इसलिए वो कॉस्ट भी बढ़ा देगी अपनी, बेसिकली उन 5 का कॉस्ट भी उसी में जोड़ देगी। क्योंकि क्या हुआ, कॉस्ट तो इतनी खर्च हुई 50,000,
यहाँ पर भी 50,000 थी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट इसलिए बढ़ा दी क्योंकि अब हम उन 5 यूनिट्स का कॉस्ट भी इसमें जोड़ने की ट्राई करेंगे, इसलिए हमारी कॉस्ट पर यूनिट ये जो 0.25 बढ़ गई ना, वैसे 50,000 ही थी बट ये जो 0.25 बढ़ गई ये इस नॉर्मल लॉस की वजह से बढ़ गई, क्योंकि उतनी कॉस्ट हम उन्हीं यूनिट से वसूलने की ट्राई करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है इसका, समझ गए? इसमें बताओ किसी को अगर कुछ इश्यू है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये क्लियर हो गया? नहीं हुआ? पक्का? अगर ये नहीं हुआ तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। हो गया ना? एक एग्जाम्पल करते हैं बस, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसकी मटेरियल कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट करना, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूं। आपका परचेज प्राइस है 500, आपका जीएसटी है रिफंडेबल 10 रुपीज, आपका कस्टम है नॉन रिफंडेबल 5, ठीक है। फ्रेट लग रहा है आपका 20, टोल लग रहा है आपका 10 और आपका डिमोरेज चार्जेस लग रहे हैं 8 रुपीज़ के। चलो इतना ही है। इसकी मटेरियल कॉस्ट बताओ क्या है? 535। ठीक है, देखते हैं कैसे करना। तो परचेज प्राइस होगा आपका 500, ऐड करेंगे, कौन सा ऐड करेंगे? कस्टम, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। गुड, कस्टम 5 कितनी होगी? 505। अब ऐड करेंगे अदर कॉस्ट। आपको इसी फॉर्मेट में आंसर सॉल्व करना है। अदर कॉस्ट में क्या, एक तो फ्रेट ऐड कर दिया 20 और टोल ऐड कर दिया 10, तो ये हो गया 535। डीमरेज चार्जेस नहीं ऐड होगा, है ना, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली नोट में लिखवाया था। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट 535 आपका आंसर आया। ये आपकी मटेरियल कॉस्ट होगा। और ऐसे में ना आपको जब आंसर प्रेजेंट करो तो आपको इन दोनों के बारे में भी ना बताना पड़ेगा। यही आंसर प्रेजेंटेशन होता है। आप नोट बनाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना नोट्स के मार्क्स ज़रूर देता है। नोट में आप पहले तो लिख देना जीएसटी इज़ नॉट एडेड बिकॉज इट इज़ रिफंडेबल। ठीक है। और सेकंड में क्या लिखोगे? डिमरेज में, डिमरेज चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? रीजन भी तो बताना पड़ेगा। कहाँ जाते हैं? कॉस्टिंग पैनल, बिकॉज दे आर चार्ज टू कॉस्टिंग पैनल। ठीक है। देखो यही आपका आंसर ना परफेक्ट प्रेजेंटेशन होगा। अगर आप सिर्फ इतना सॉल्व कर दोगे ना, हो सकता है कि चेकर आपको सिर्फ 4 मार्क्स दे या 3 मार्क्स दे आउट ऑफ 5, क्योंकि उसका जो सजेस्टेड आंसर होगा ना उसमें ये 2 पॉइंट्स भी लिखेंगे। इंस्टीट्यूट क्या करता है? इंस्टीट्यूट हमेशा नोट्स भी प्रेजेंट करता है। आप सजेस्टेड आंसर देखना, अगर बॉस नॉलेज पोर्टल पे आपको दिखेंगे। जनवरी का तो पता नहीं आया नहीं आया होगा, आई थिंक सितंबर अटेम्प्ट का आया होगा सजेस्टेड आंसर्स, क्योंकि सजेस्टेड आंसर ये लोग थोड़ा लेट रिलीज करते हैं। तो आप देखना ज़्यादातर हर क्वेश्चन में ना नोट्स में मिलेंगे आपको, तो नोट्स के मार्क्स होते हैं। मतलब आंसर तो देखो आपने करेक्ट किया, बट आपने ये 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं करी ना, उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। रीज़न आपको पता ही है, बस आपको सिर्फ नोट में ही मेंशन करना है। ठीक है। ये क्यों? क्योंकि रिफंडेबल है, और डिमरेज चार्जेस इसलिए नहीं क्योंकि कॉस्टिंग पैनल में आता है। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।